हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 22। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, इसमें प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो है हम आनुवांशिक सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो 11वीं के क्लास के हों, 12वीं हो, 10वीं हो, चाहे उनका बोर्ड हो सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो। अगर उनका सब्जेक्ट में प्रिंसिपल जेनेटिक्स है, आनुवांशिक सिद्धांत है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि त्रिपान सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो लाता ही लाता है, साथ में अब जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, जो कि आपको नोट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी अमृत तुल्य है। तो इस चैप्टर को में जो हम पढ़ेंगे, इसमें ह्यूमन बींग्स के हेरिडिटी और उनके आनुवंशिकता सिद्धांतों के विषय में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें और क्या है आनुवंशिक सिद्धांतों में हमारे लिए। लेकिन ये सब होने से पहले, चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। It has the most important topic here, importance, terms and genetics. There is a most important word here that are used for the important terms of geneticals, and there is a first is a factor. The unit of inheritance and expression of the particular character is there controlled by the inheritable units called to the factors, mean genes, which are present in the pair in the parental cells and singly in their gametes. The genes is the most important here, a segment of DNA molecules which are determine their unit of inheritance and expression of the particular character. It is called to the genes. And second word is alleles, means allomorphism. There are two or more alternative form of genes are called alleles. Friend, there is a genes is a more than two or more the alternatives genes called to the alleles. From example, in the pea plant, the genes of producing seed shapes may be occur in a two alternative form, smooth and wrinkles. Means smooth is a capital S and wrinkle is a small s. Gene for a smooth wrinkles seed are alleles of each other and occupies some locus on the homologous chromosome. There is alleles and allomorphism is the most important for here and trait. It is a morphologically is and physiologically visible character. Example, color of flower and shape of seed. There is a most important for trait. There is a colors of flower and shape of seed. And next is a dominant trait. There is a most important here. Out of the two alleles are allotrophics of the traits
There one which is expressed itself in the heterogeneous organism in the F1 hybrid is called to the dominant. Dominant trace is dominant allies, and there one that is remaining mask in the F1 individually but get is expressed in the next generation. It means F2. It is called to receives. And there if your allies is a combination in the organism is a capital T and a small t, and the T is there is a capital is a telomerase, and expresses is itself but is a small t is a draftness and cannot be, so the T is the dominant alleles and the telomerase is a dominance on the draftness represented by a small t. There is a most important factor here. And next is a recessive trait. Recessive trait is the most important here. The out of two alleles and trait there is one which is the expressed does not be expressed in the F1 hybrid is called to the recessive trait. Recessive allies but their recessive allies does not be express itself only in the homogeneous state. Example, a small t means double T. There is a next is genotypes. Genotypes is the most important for the science student, and the phenotypes. A class of individually recognized based on the genetical constitution their seeded of parents peace plant is a capital SS, and it is will be away breed to the true for a smooth seeded character. But plant having capital S and small s on the selfings would be give to rise to be populations and represented by 3:1. The ratio from a smooth seeded is plant are blinking seeded plants. And the next is the phenotypes. Phenotypes is all important for here. A class of individually recognized based on the outward appearance on the trait in the individual is the phenotypes. The smooth seeded is a shape or bring shape of seeds are represented two different phenotypes. There is a phenotypes on here. Is a homogenesis. Homogenesis means individually possess two identical alleles from a trait is term is a homogenesis. Example is a capital S means 2 times SS is a homogenesis is a condition for a smooth seeded character in a garden pea. And there is a heterogenesis as a on individual with the dissimilar and the least from to trait is a term is a heterogenesis. For example, capital S and small s is represented by the heterogenesis condition for a smooth seeded character in a garden pea. And next is a parent generations. The parent generation is the most important here. The parents used for the first cross are presenting by parents means P1 generations. And the next is F1 generation. The pregnancies are produced from the cross between two parents. P1 is called first filials are F1 generation. And next is F2 generation. The pregnancies resulting from a self is a pollination and inbreedings of F1 individual is called second filials are F2 generations. And the monohybrid cross, the cross between two parents differing in the single pairs of contrasting character is called to monohybrid cross, and the F1 offspring is the monohybrid. There is a monohybrid is a phenotypical ratio of 3 dominant and the 1 recessive obtained in their F2 generation from to the monohybrid cross by the Mendel's was mentioned as a 3:1 is a monohybrid ratio. And next is a dihybrid cross. Dihybrid cross here, the cross involves two parents different in the two pairs of contrasting character and considered as stimulously for the inheritance of patterns is called dihybrid cross. The phenotypical ratio is obtained in the F2 generations from a hybrid is a cross is called Mendelian's hybrids ratio 9:3:1. I have already learned there a 9:3:1 ratio, and there is a F1 is called to the dihybrid means is a capital S and capital T and T. There is a most important character here. And the next is a hybridizations. Hybridization means a cross is organism belonging to different species for a getting a desirable quantity in the offspring. And the next is test cross. In the crossing of the F1 pregnancy with their homogenesis received and the parent. If F1 pregnancy is a heterogenesis, then test cross away to have their ratio of 1:1 between two different genotypes and phenotypes here. And
reciprocal cross. Reciprocal cross is here is most important is the cross which is the sex of the parents as a result reverse it there that as if is in their first cross father was draft and the mother tells when to the reciprocals and cross draft parents will be a female and tell parents is a male. There is a most important for the terms of biological here. देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है कि देखिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको जो है कुछ साइंस के टर्म को भी दिमाग में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है अगर एक साइंस के टर्म अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने जाओगे तो लोग आप पे हंसने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उसी को ही साइंस के टर्म में बोलते हो, साइंस के वर्ड में बोलते हो, तो इसका जो है इंप्रेशन भी काफ़ी हद तक अच्छा पड़ता है। तो यहाँ पर हम कुछ जो है साइंस में यूज़ होने वाले जो हमें यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता में, इसमें कुछ वर्ड जो है जिसको आपको माइंड में सदैव रखने की ज़रूरत है। तो अभी कहते हैं ना दोस्तों, ये दुनिया का दिखावा कह लो या कुछ भी कह लो, संसार का एक रीति है। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो वैसा ही बात है, अगर आप जैसे बोलोगे वैस प्रकार ही आपका रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि देखिए मैं जैसे मर्जी करूँ, ठीक है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ गए हैं उनको सही और जो है स्वच्छ ज्ञान की प्राप्ति हो और वो अच्छे से अच्छे इंसान बने और देश कल्याण में लगे। आपको पता है कि आज के समय में लोग इतने लालच में फंस गए हैं कि अगर आप कोई डॉक्टर के पास भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ पर आपको पता है क्या होगा, उनका कमीशन बना रहता है। आप यहाँ से टेस्ट करवाएं, आप वहाँ से टेस्ट करवाएं, आप इस केमिस्ट से दवाई लेके आएँ। यही आज के समय की विडम्बना है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, आने वाला फ्यूचर में अच्छे बनेंगे, वो इस प्रकार के कोई भी जो है देश के अनहित करने वाले चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। तो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ वर्ड, कुछ शब्द को याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के विषय में। तो सबसे पहले हम आनुवांशिक के महत्व के शब्दावली के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर जो है किस चीज़ को क्या कहते हैं और कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। आपको इंग्लिश में तो मैंने बता दिया है, अब इसको हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा कि जो फैक्टर हमने पढ़ा था, जीनोटाइप फिनोटाइप सब पढ़ा था, उसका जो है सही अर्थ में हिंदी में क्या मतलब निकलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा का फैक्टर, जो कि कारक के नाम से हिंदी में जाना जाता है। कहते हैं एक विशेष लक्षण की वंशागति व अभिव्यक्तियों के लिए उत्तरदायी एक अब जीन पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसी को हम कारक कहते हैं। दूसरा शब्द होता है जीन। जीन इंग्लिश में भी जीन कहते हैं और हिंदी में भी इसको जीन के नाम से ही रिप्रेजेंट होता है। तो कहते हैं कि साइंस के बहुत से वर्ड हैं जो हिंदी में भी वही कहा जाता है और इंग्लिश में भी उसी नाम से रिप्रेजेंट होता है। सिर्फ आपको अर्थ पता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जीन में जो होता है डीएनए अणु का विशेष खंड जो एक विशेष गुण की वंशागत और अव्यक्त निर्धारित करता है। देखिए जीन जो होता है एक डीएनए का पार्ट होता है जो डिपेंड करता है कि कौन से वंश से, कौन से आपके जनरेशन से आपके प्राप्त जो है जीन प्राप्त हुआ है। तो ये सब जीन के ऊपर निर्धारित होती है। दूसरा है एलीलीस। एलीस या एलिफोमार्फ यानी एलिलो मार्फ जो होती है एलीली किसी भी कारक अथवा जीन के दो या दो से अधिक वैकल्पिक रूप, उदाहरण के लिए मटर के पौधों में बीज की आकृति प्रदान करने वाले जीन के दो वैकल्पिक रूप हो सकते हैं। यानी इसमें दो वैकल्पिक रूप हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा भी था पहले, जो हमने पिछला सा था उसमें हमने देखा था पीछे कि जो गोल होता है आकृति आर के लिए रिप्रेजेंट होता है और जो छोटा आर होता है वो झुर्रीदार के लिए होता है। जब इसमें हम आपस में फ्यूट जब करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो गोल एवं झुर्रीदार बीजों के लिए दोनों जीन एक दूसरे से एलील्स हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में रक्त समूह की नियंत्रण करने वाले जीन के 3 एलील्स होते हैं। एक होते हैं IA, IB तथा जो है IO के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ I जो होता है, जो यहाँ पर कहते हैं इम्यूनोहीमोग्लोबिन्स जीन होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और समझाते गुणसूत्र में एलील सामान्य स्थान पर अपना विशेष स्थान भी रखता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं क्या है। अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रेड। देखिए तो ट्रेड को अगर हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है विशेषक, यानी ट्रेड विशेषक। यह अभिव्यक्त लक्षण है, उदाहरण था फूल का रंग और बीज की आकृति। ये सारे ट्रेड पे निर्भर करता है कि ट्रेड कैसा है, यानी फूल का रंग और बीजों की आकृति इन सब बातों पे निर्धारित करता है। कहते हैं प्रभावी गुण। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रभावी गुण।
यानी क्या प्रभाव दिखाता है। किसी गुण के दो विकल्प रूप में से जो कि विषमयुग्मत जीव के F1 संकरा में अभिव्यक्त होता है उसे हम प्रभावी गुण यानी प्रभावी एलील्स कहते हैं। और इस घटना को प्रभावित कहते हैं, यानी ये जो होता है दोस्तों इसको हम प्रभावित कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है कैपिटल टी उच्च प्लन यानी जो है टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो कि स्मॉल टी है वो इसका बौनापन यानी लंबा न होने को प्रकट करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अगर हम कैपिटल टी देखें तो लंबा भी होगा, ऊंचापन भी दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्मॉल टी को अगर रिप्रेजेंट आप करोगे तो वो सदैव ही बौनापन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है कि टी प्रभावी जीन हो। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है अप्रभावी गुण यानी जिसका प्रभाव न हो। एक गुण दो विकल्पी रूप में से जो रूप F1 संकलन में व्यवस्थित नहीं होते हैं अप्रभावी गुण कहलाते हैं। अप्रभावी गुण केवल सहमयोजित स्थिति यानी उदाहरण डबल टी में ही यानी स्मॉल टी में ही अभिव्यक्त हो सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर आगे देखा जाए जीन प्ररूप, देखिए जीनोटाइप जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपको याद रखना चाहिए सदैव। कहते हैं एक व्यक्ति की अनुवांशिक रचना जो नर तथा मादा अपने जनकों को वंशाक्रम में प्राप्त करते हैं उसे जीनोटाइप्स कहते हैं। सिंपल शब्द में अगर बताया जाए, जो आप अपने दादा दादी से प्राप्त करते हो, नाना नानी से प्राप्त करते हो, उसी को ही जीनोटाइप्स कहते हैं। यानी नर और मादा अपने जनकों से वंशाक्रम से प्राप्त करते हैं, उसे ही जीनोटाइप कहते हैं। उदाहरण विशुद्ध जो है गोल बीज वाले जनक मटर के पौधों को जीनोटाइप आर भी था, जो कि ये बात को रिप्रेजेंट करता है। अगला जो हमारे समक्ष है वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, जिसको अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो उसको लक्षण प्ररूप भी कहते हैं, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं किसी भी जीव के किसी एक या अधिक गुणों के बाहरी अभिव्यक्तों को जो है लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप कहते हैं। उदाहरणतः बीजों के लिए गोल या जो झुर्रीदार आकृति फिनोटाइप सी होते हैं। आपने देखा होगा कि हमने जो झुर्रीदार और जो है फली पौधों में हम जब क्रॉस करवाया था तो हमें जो प्राप्त हुई थी झुर्रीदार भी और गोल भी फलीदार फुला हुआ भी प्राप्त हुआ था, तो इस बात को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था। ये कहते हैं उसके बाद है समयुग्मज, यानी इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि समयुग्मजी किसी भी गुण के लिए एक सामान्य एलील्स बना वाला जीव संयोजी कहलाता है, यानी जिसमें एक सामान्य एलील्स हों उसी को ही हम समयुग्मजी भी कहते हैं। उदाहरणतः आर एलील्स यानी कैपिटल आर जो यहाँ पर होता है वो एलील युक्त बीजों की आकृति के लिए समयुग्मजिस होते हैं, जो कि इसको आर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके पश्चात है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी मतलब यही होता है कि किसी गुण के लिए एक सामान्य एलील वाला जीव संयुग्मजी कहलाता है। उदाहरण तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है कैपिटल आर इस बात को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एलील्स युक्त बीजों की आकृति के लिए समयुग्मजिस ही होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विषम युग्मजी। देखिए विषम सम का मतलब होता है सामान्य दशा, जैसे आपने मैथ में भी करते हो सम का मतलब होता है 2 4 6 और विषम का होता है मतलब 1 3 5। मतलब आप समझ सकते हो कि सम जो होता है जो जोड़ा लेके चलता है, विषम जो होता है जिसमें जोड़ा लेके नहीं होता है। तो ये बात आप सिंपली शब्दों में यहाँ पर बताने की मैंने कोशिश किया है। कहते हैं अगर हम विषम युग्मजी किसी गुण के लिए एक जीव के दोनों एलील्स असामान्य होने की स्थिति को विषम युग्मजी कहते हैं। याद रखना उसमें सामान्य था लेकिन इसमें जो है ये स्थिति असामान्य है, तो ये बात आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, उसी को ही यानी असामान्य एलील्स जो असामान्य हो उसी को ही हम विषम युग्मजी कहते हैं। उदाहरण अगर हम यहाँ पर लें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर एलील्स वाला जो है पादप जीवों के आकार के लिए विषम युग्मजी हो सकती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। उसके बाद है जनक पीढ़ियाँ। देखिए जनक पीढ़ियों को मतलब यही होता है जो पुराने पीढ़ियों से हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पहले संक्रमण के प्रयुक्त माता पिता जनक पीढ़ी जो है P1 को निरूपित करती थी। ठीक है, लेकिन यही अगर आगे चल के जो है F1 पीढ़ियों के रूप में कन्वर्ट हो गई। आपने देखा भी था वहाँ पेरेंट्स था F1 में और फिर F2 में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ यही बात रिप्रेजेंट करता है कि F1 जो है तो पीढ़ी होती है दो जनकों यानी माता पिता P1 के बीच क्रॉस से उत्पन्न संतति को प्रथम या P1 पीढ़ी कहलाता है। तो इस प्रकार जो है जिन्होंने अपने आगे को रिप्रेजेंट किया है। उसके पश्चात है F2 पीढ़ी। कहते हैं यहाँ पर F1 पीढ़ी में क्रॉस या अंतर्जनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति जीव द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहलाया है, यानी इसको हम सेकेंड स्टेज कह सकते हैं F2 को। और उसके पश्चात है एक संकरण क्रॉस। कहते हैं इस प्रकार के प्रसंकरण
जिसमें एक ही जोड़ी लक्षणों को लिया जाता है, एक संकरण क्रॉस कहलाता है। जैसे F1 संदर्भ को संकरण हाइब्रिड कहते हैं और ये 3:1 के रूप में रिप्रेजेंट होता है। आप यहाँ समझ सकते हो कि कई जगह जो है हाइब्रिड भी लिखा होता है बीजों में, तो इसका मतलब है कुछ इसी गुण को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। कहते हैं 3:1 के रेशो में जो अनुपातिक होते हैं इसे फिनोटाइपिक अनुपात कहते हैं, जो कि F2 पीढ़ियों से एक संकरण के जो परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। कहते हैं एक संकरण फिनोटाइप से जो है अनुपात मोनोहाइब्रिड रेशो कहलाता है, जिसको हम उदाहरणतः मेडलफ में 3:1 रेशो भी कहलाया था, जो हमने मेडलफ एक्सपेरिमेंट में देखा था। उसके बाद था द्विसंकर क्रॉस। कहते हैं जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है तो इसके क्रॉस यानी हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। यानी जब माता पिता में क्रॉस करवाया जाता है तो ये हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जब F2 पीढ़ी में द्विसंकर क्रॉस ये प्राप्त फिनोटाइप्स अनुपात को द्विसंकर लक्षण रूपी अनुपात कहते हैं। उदाहरणतः अगर आप देखना चाहोगे तो मेडलिफ के क्रॉस में जो हम 9:3:1 के अनुपात किया था, ये सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है संकरण। देखिए संकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच क्रॉस संतति में अनुकूल गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो भी अनुकूल गुणों का विकास होता है, देखिए अनुकूल एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल मतलब जो है माता पिता गुणों के साथ ही जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अनुकूल में आता है। प्रतिकूल जो माता पिता गुणों से डिफरेंट होते हैं, जो अपने पूर्वजों के गुण के लेके आते हैं, उसी को हम संकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये संकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी जीव के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है परीक्षण क्रॉस। देखिए परीक्षण क्रॉस जो है F1 संतति में जो है संविमंजित अप्रभावी गुणों वाले जनक के बीच क्रॉस किया जाता है। यदि इसमें F1 संतति विषम युग्मज यानी ये जो होता है ऑड होता है, तो ऑड हो तो उसमें परीक्षण क्रॉस की परिणाम स्वरूप जो है सदैव 1:1 की ही अनुपात दर्शाया जाएगा। तो ये ऑड कंडीशन में इस बात को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। उसके पश्चात हमारा अंतिम यही शब्दवाली है कि व्युत्क्रम क्रॉस, यानी इसको रेसिप्रोकल के नाम से भी जाना जाता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि असामान्य स्थिति। ठीक है, इसमें आप अगर देखना चाहोगे तो इस प्रकार के क्रॉस में माता पिता जनकों का लिंग उत्क्रमित कर दिया जाता है। अर्थात यदि पहले क्रॉस में पिता बौना था तथा माँ लंबी हो तो व्युत्क्रम क्रॉस में माँ जो होगी बौनी हो जाएगी और पिता जो हो जाएगा लंबा हो जाएगा। यानी उसके ऑपोजिट कर दिया जाएगा, व्युत्क्रमाती कर दिया जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। Our next topic is deviations and form of medless as a law incomplete domination. There is a most important topic here. The deviations from to the medless as a low and incomplete dominance. Here in the 4 of clock plant is a Mabrobilius is a jalapa and the son of Paragons is Anthroyum's law of the dominance and does not be hold good. There has been the homogenesis of the red flower plants means is a capital double R. There is a cross in the homogenesis with white flower of plant is a small r. All the flower is the F1 and the pink is will be when to the F1 plant are cell pollinated and their phenotypical ratio is the next generation is found on 1:2:1 and there is an example for here and the show in this. So here is a parent is a R या small r. There is a gamete is a represent R, capital R, small r. There is a F1 generation here is a capital R and a small r is a cross each other and there is a produce a pink color. And the F2 generation here to the red 1, pink 2 and the 1 white. Mean is a 1 capital R, 2 R, small r and 1 is a small r the both. There is a formation of their 1:1 ratio and you will be found that is a heterogenesis means our plant have a intermediate color of pink. You must have also noticed that a genotypical ratio is a 1 is a capital R and 2 is a R small r and the 1 small r and phenotypical ratio 1 red and 2 pink. 1 white are the same, that is a 1:2:1. There is a formation of the most important here. But here is a multi-alleles and the codominance. Means what you mean to the multi-alleles and codominance here?
The hair height and the flower color is a piece as the eyes color of a human have only two alleles, means a capital T and a small t, and the other is a R capital and a small r, and the B is a capital and the B is a small. The alleles from the brown blue eyes is a human. Most genes however maybe have a more than two alleles or multiply alleles is a controlling the same trait. As example of multiple alleles is a inheritance of blood group in a man. That is the most important for the blood grouping in a man and goes to the and children. The four blood groups is a human are determined by the combination of different alleles. There is a four groups. I have already learned to the preview chapter. There is a four types of blood group in here, and there is the alleles are the alleles of IA from A group, IB means B group are the both dominant. There is a present will the alleles of IA and the IBs have a both group means AB are both genes, and the IA and IB are there is a co-dominant. There IA and IB is a co-dominant here. The genes IO is visible homogenesis is a IO is given to the blood group O. There is a IO and the IO is given to the blood group of O. There are genotypes and phenotypes of blood groups of human are given here table. There is the most important character in a goes back to the children here. The genotypes and phenotypes of human blood group. There is the most important. There is a here present genotypes is a IA and the IA and O is a group A. There is a genotypes here is A and other is a B, IB and IB and the O is a represent of a B blood group, and there is a here genotypes is a IA and IB. There is a AB blood group represent, and the IO and IO is represented O blood group. There is the most important phenotypes and genotypes of human blood groups of here. दोस्तों यहाँ पर हमारे समक्ष जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है कि हम अगर इंसान देखें या कोई जीव जंतु देखते हैं तो इसमें जो है ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण किस प्रकार होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसा जो है ब्लड ग्रुप होगा। तो ये बड़े क्लास के साथ कई क्लासों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए, आपके ही लैंग्वेज में आए और आपके स्टाइल के द्वारा ही ये समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर त्रिपाण सेंटर जो है हाई फाई लैंग्वेजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज कर रहा है जिसमें आप प्रोनाउंसिएशन को भी आप इसमें टैग कर सकते हो। ठीक है, इसमें साधारण होती है जो कि आपके समझ के लिए होता है। साथ में ये इसलिए इतना विस्तृत है क्योंकि ये आपके लिए ही कार्यशील है, क्योंकि आपको पता है ये कि अब जो है हिंदी के साथ साथ डिस्प्ले भी हिंदी में होता है, जहाँ से आपको समझना और आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है। चाहे वो 10वीं क्लास के बच्चे हों, 11वीं हो, 12वीं हो, जिनका टॉपिक ये है, चाहे वो यूपी बोर्ड के क्यों ना हो या बिहार बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो या किसी और बोर्ड के क्यों ना हो, उनको सिर्फ टॉपिक को समझना है और समझ के आगे बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो आपको पता है यहाँ पर चैन बनना है आपने। आप देखिए, कहते हैं जग कल्याण के लिए, अच्छे कार्य के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ भागम भाग दुनिया में आप देखोगे तो हर जगह रिश्वत है, हर जगह गलत काम ही हो रहा है। चाहे एक दवाई से लेके आप दुकान तक क्यों ना चले जाओ, हर जगह कमीशन की भरमार लगी हुई है। जहाँ पर सरकार जो महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार को शायद ये नहीं पता है कि ये सब करप्शन की वजह से जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहाँ 2 रुपये का इलाज होना चाहिए वहाँ पर आज वहाँ पर 2000 रुपया लग रहा है। कारण क्या है? हर जगह कमीशन है, हर जगह उनका फिक्स रेट होता है, हर जगह वो अपने ही बंदे को बैठा रखे होते हैं और उसमें उनका कमीशन भरपार होता है। तो इसी वजह से जो है हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है और शायद भविष्य में भी करना संभव नहीं है, कि जब तक इंसानों के अंदर से करप्शन जैसा जो है दिमाग को न हटाया गया तब तक ये देश जो है प्रगति के राह पे कभी भी नहीं चल सकता है। आज हर जगह देख लो, चाहे राजनीति को, चाहे आपको कहीं भी हो, आज राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि लोग तो कहते हैं कि अब कुर्सी के लिए अपनों को भी साथ छोड़ देते हैं बीच भंवर में, तो दुनिया क्या है। लेकिन त्रिपाण सेंटर आप लोगों को कभी भी बीच भंवर में नहीं छोड़ेगा, आपके लिए सदैव ही अग्रसर रहेगा। लेकिन त्रिपाण सेंटर आपके लिए इसलिए करेगा क्यों? क्योंकि आपको भी त्रिपाण सेंटर के लिए कुछ करना है, कुछ आगे करना है। तो करिएगा क्या? आप सोच रहे हो कि हम जो बच्चे देख रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं?
दोस्तों आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लिंक को लगा सकते हो जिससे दूसरे बच्चे को ये प्राप्त हो, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, एक बच्चों से क्या इस संसार सुधरेगा और एक अगर ज्ञानी बन जाए तो दुनिया क्या समझेगा। जब तक इसमें हर एक व्यक्ति समझदार नहीं बनेगा, हर एक बच्चा एक समझदार नहीं बनेगा, तब तक ये देश और इस जहां को कल्याण करना संभव नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो आपको डालूंगा वो आप तक प्राप्त होगा और उससे ज्ञान से आप लाभान्वित होगे और समझोगे कि साइंस में कैसा है। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाठी सेंटर जो है साइंस के ही कार्य नहीं करता है, कई मामले में कई जगहों पे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देख भी लिया होगा कि एमए से लेके बीए और बीए से लेके आपको 9th और 9th से लेकर 10th और 10th से लेकर +2 आर्ट्स और मेडिकल और हर सब्जेक्टों को कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने अंदाज में। तो आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, किसी बच्चे को इसकी जरूरत होगा, उसको प्राप्त होगा, तो हो सकता है उसके लिए ये अमृत तुल्य हो। तो इसे सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर पेस्ट करना है, क्योंकि कहते हैं जग कल्याण के लिए आपके द्वारा उठाया गया एक कदम किसी बच्चे का जीवन संवार सकता है। तो सोचने का नहीं है दोस्तों, ये आपको बहुत गलत कोई भी नहीं कहेगा या कोई बहुत बड़ा काम मैं नहीं कह रहा हूँ मेहनत करने का, सिर्फ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, जिससे आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी व्यक्ति होंगे, अगर वो मेडिकल पढ़ रहे होंगे तो वो लाभान्वित होंगे, चाहे वो आर्ट्स पढ़ रहे होंगे फिर भी लाभान्वित होंगे, चाहे वो 9th में हो 10th में हो किसी भी क्लास में हो, उनके लिए जो है वीडियो त्रिपाठी सेंटर पे उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपना टॉपिक के ऊपर, जो है मतलब के सिद्धांतों के विचलन यानी अपूर्ण प्रभावित। दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने होगा ये। कहते हैं 4 ऑफ क्लॉक, आपने प्लांट देखा ही होगा जो अपने जो है क्लॉक के रिगार्डिंग जाना जाता है। कहते हैं 4 ऑफ क्लॉक प्लांट जो है मैरोवेलियस या जल्फा, ठीक है, मालेवेलियस या जल्फा भी कहते हैं इसको, स्नेपेडोगन्स जो कि में होता है, जो प्रभावित का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसमें जब एक सगमिंजी यानी सामान्य गुण वाले, याद रखना सम का मतलब होता है इवन नंबर, ठीक है, जो इवन की तरह कार्य करता है यानी पॉजिटिव कार्य करता है, और हमेशा उल्टा काम करता है, इतना याद रखना। और इवन जो होता है सदैव एक जैसा होता है, जैसे मैं भी आपको इवन कार्य करने के लिए कह रहा हूँ और करने के लिए मैं सदैव कभी नहीं कहता हूँ। तो इसमें जो है एक समयुमंजन लाल फूल वाले पौधे जो है आर गुण यानी कैपिटल आर का द्विसमंजन सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F पीढ़ी के सभी फूलों गुलाबी होते हैं, और जब F1 पीढ़ियों में स्वयं परागण होता है तो ये फिनोटाइप अनुपात 1, 2 और 1 के रेशो में पाया जाता है, जैसे कि आप इस जगह भी समझ सकते हो। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि जनक जो है कैपिटल आर जो दिखाया जा रहा है और स्मॉल आर में 2 दिखाया गया है। अगर इसको गैमेट हम बनाते हैं तो इसमें आर कैपिटल आर और फिर आर के रूप में रिप्रेजेंट होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज अ लेथल जीन्स। लेथल जीन्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। हैव यू एवर seen a yellow mouse? Is probably not. The yellow coated is colored is a mice due to the presence of a genes Y, which is also responsible for killing the mouse in a homogenesis, means small yy is a condition at the zygotic stage of indicating of thereby that the mice and their homogenesis there is a for dominate is a capital I alleles, that is a true breeding for the yellow orchid color are the neighbor to the bone, such as a combination of genes small y are determined to the lethal genes. There is such a combination of genes y are termed is a lethal genes, and their phenomenon is called lethality. And the some lethal genes kill the individually one in their homogenesis is a condition and receive lethals. The next is a pleiotropy. Pleiotropy will their genes maybe have a multiply alleles and thus the give a multiply genotypes, and one gene is maybe control several phenotypes. For example, the received genes from white eyes in their Drosophila represent the homogeneous condition. The affected several other features such as a wings shape and shape of abdomens, and there thus the white eyes Drosophila is also born with the vestigial wings and the call to the abdomen. The next here
is a polygenics or quantitative inheritance. Means when there is a feature of character is controlled by a single gene representing on the allele pair is a terms is a monogenics. Inheritance is however many traits or features are controlled by a number of different genes present at a different locus on their same chromosome or different chromosomes. For example, the height and the skin color of humans and the kernel's color of wheats result from two combining effect of several genes, none of which are the singly is dominant is a polygenes is affecting a particular trait are found on the different loci as a many chromosome. Each of these genes has a equal contribution and as a cumulative effect, and 4 genes contribute to the formation of the pigment in the skin of humans. So there is the continued variation in the skin color from every fair to the every dark. Such an inheritance controlled by on the genes having to additive to the cumulative effect in the term of expression of the phenotypics. There is a character is a term to the quantitative inheritance, and the polygenics means is a polo means are due to the many genes inheritance. There is a most important topic here is come. दोस्तों यहाँ पर हमारे समक्ष टॉपिक जो आया है घातक जीन। आखिर घातक जीन होती क्या है, क्या होता है ये? क्या आपने कभी पीली चूहिया देखी है? शायद आप कहोगे नहीं। देखिए चूहियों में पीला जो है लो मोर्च जीन वाई की उपस्थिति के कारण होता है, जो सम ह्यूमनजीज ठीक है अवस्था यानी वाई बड़े कैपिटल वाई में चूहिया की जो ह्यूमनजीज अवस्था में मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी होती है। इसे यह संकेत भी मिलता है कि प्रभावी एलीलिस वाई के लिए समयूज चूहिया पीले जो है लो मोच के लिए पदार्थ प्रजनन करने वाली है, और कमी कहते हैं कमी होने की वजह से ये जनन नहीं कर पाती है। जीव विज्ञान जीन्स का ऐसा संयोग यानी घातक जीन कहते हैं, और यह घटना घातकता कहलाती है। कुछ घातक जीन केवल संयोजित स्थिति में ही घातक होते हैं और कुछ अप्रभावी घातक जीन भी कहलाते हैं। प्रभावी घातक विषमयोगी विषय में भी मृत्यु के कारण भी हो सकते हैं। कि दोस्तों यहाँ एक बात क्लैरिटी के रूप में बताने की कोशिश किया गया है कि कुछ जीन जो होते हैं घातक भी होते हैं, जिससे कि आगे चल के आगे प्रजनन भी होना संभव नहीं होता है, और कई तरह से जो है मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। तो इसी को ही हम घातक जीन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, घातक जीन जो है सदैव खतरनाक ही रहता है। तो ये चीज़ें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम आगे देखें बहुप्रभाविता यानी जो है प्लेयोट्रॉपिक्स यहाँ पर दिया गया है, इसमें जब एक जीन के कई एलील्स हो सकते हैं। देखिए एक जीन के कई एलील्स हो सकते हैं, ये जर्नल सी बात है। ठीक है, और बहुत से जीनोटाइप भी दे सकते हैं, यानी बहुत से जीनोटाइप भी हो सकते हैं। एक जीन कई जीनोटाइप को नियंत्रित कर सकता है, यानी एक जीन जो है कई जीनोटाइप्स को नियंत्रित भी कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जीन के कई एलील्स भी हो सकते हैं, बहुत से फिनोटाइप्स भी हो सकते हैं, और एक जीन कई जीनों को भी नियंत्रित भी कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें डेमोफिलिस सफ़ेद आँख के लिए, तो अप्रभावी जीन जो है समयुग्मित स्थिति में विद्यमान होने पर कई और लक्षणों को प्रभावित करता है, जैसे पंखों की आकृति, उदर की आकृति। अंध सफ़ेद आँख वाले ड्रोसोफिला में अवशेषित पंख और उदर यानी एब्डोमेन इसे कुंडलित पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और विस्तृत भी है। तो यहाँ पर जो है बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात जाना कि बहुप्रभावी जो होते हैं वो जीन एक कई एलील्स भी हो सकते हैं, और ये बहुत से जीनोटाइप भी हो सकते हैं, और एक जीन कई जीनोटाइप को नियंत्रित भी कर सकते हैं। और ये जो है आकृति में जो होते हैं पंखों की आकृति और उधर यानी एडोमेंस जो होते हैं उसकी आकृति पर निर्भर करता है, जो कुंडलित रूप में विद्यमान होता है। आगे जो दोस्तों हमारा है बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है। कहते हैं जब एक विशेष आकृति या लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होती है तो इसे हम एकल जीनी वंशागति यानी वंशाक्रम कहते हैं। बहुत से विशेष आकृति या लक्षण बहुत से अलग अलग प्रकार के जीनों द्वारा नियंत्रित भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य में त्वचा का रंग व गेहूं के दाने का रंग कई जीनों से संयुक्त प्रभाव के कारण ही संभव हो पाया है। उनमें से कोई भी अकेला प्रभावी नहीं है। एक विशेष को प्रभावित करने वाले बहुजीन यानी पोलोजीन्स अनेकों गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। इन सभी जीनों को कुल प्रभाव उत्पन्न करने में सामान्य या संचाली योगदान भी रहता है। कहते हैं मानव त्वचा के रंग द्वार निर्माण में 3 या 4 जीन का संयोग होता है। अंततः त्वचा के रंग में बहुत जो है गोरेपन और बहुत कालेपन के बीच अवांछनीय
परिवर्तन होता ही रहता है। बहुत जीनों द्वारा नियंत्रित इस प्रकार के वंशागति को मात्रात्मक यानी वंशागति या बहुजीनी यानी बहुत से जीनों के कारण उत्पन्न वंशागत कहलाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक डायग्राम से इस बात को आप समझ सकते हो। ये इंग्लिश में नहीं थी बट हमने हिंदी में उठाया है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना भी चाहिए। ये डायग्राम जो है बहुत सिंपली है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 के फॉर्म में लिए गए हैं, ठीक है। कैपिटल आर जो है 1 एंड आर 2 के रूप में है, और यहाँ जो है स्मॉल आर 1 एंड 2 के रूप में प्रेजेंट है। अगर इसको देखा जाए लाल है और ये सफ़ेद है तो आपको पता है कि जो नया जींस उत्पन्न होगी वो होगी गुलाबी। अब इसी चीज़ को जो है हम टेबल में समझने की कोशिश करते हैं। आपके समझ टेबल भी आया है जिसमें आप देख सकते हो सेम जो है यहाँ पर टी और स्मॉल टी के रूप में ही इसको भी दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ R1 और R2 के रूप में रिप्रेजेंट किया है, जिसका जो होगा यहाँ पर एक लाल होगा, 4 गहरा गुलाबी होगा और 6 गुलाबी होगा और 4 हल्का गुलाबी और 1 सफ़ेद के रूप में लास्ट में रिप्रेजेंट होगा। तो ये भी प्रभावित करने वाला कुछ जीन है जो आप नोट डाउन कर सकते हो। बड़े क्लासों में चाहे 11वीं हो 12वीं, उन क्लासों में ये जो है ज़रूर आता है। तो ये दोनों क्लासों के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए इतना जो है बिग करने की आवश्यकता नहीं है, वो जो हमने सिंपल किया था उसी में ही उनका सिलेबस कवर रहता है, ठीक है। तो ये भी आप जो है डायग्राम बना सकते हो और इसको जो है लर्न करके अपने एग्जाम को बेस्ट से बेस्ट बनाने के तरकीब को सोच सकते हो। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि बहुजीनी वंशज में क्या क्या देखने को आपको मिलता है। कहते हैं प्रत्येक प्रभावित जीन के नियंत्रण की तीव्रता सामान्य होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक जो है प्रभावित जीन के नियंत्रण की तीव्रता सामान्य होती है और प्रभावित जीनों का प्रभावी संचलित होती है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट बात रखता है। और तीसरी बात जो यहाँ पर आता है वो ये आता है कि विशेषक की तीव्रता प्रभावित जीनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये 3 पॉइंट जो है प्रभावित जीनों के वंशागत में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो है एक विशिष्ट है। The next our most important topic here are chromosomal theory of inheritance. That is the most important here. The bottoms terms and the Boris was 1902 is observed that there is the theories given by the Sutton and the Boris is a 1902 is observed that is a chromosome from 2 parents summed together in the zygote as a result of their fusion of 2 gametes and again separate out of during to meiosis at the time of formation of gametes. You have already learned that a chromosome are a filamentous and body present in the nucleus and the seen only during to cell division. The gametes have a half means n number of chromosome are haploids and zygote is diploid or has 2n are double their number of chromosome when the compare as a chromosome number in the gametes. And here the observation of prove that there is a remarkable of similarity between the behavior of males as a factor of genes during to inheritance and there is a chromosome during meiosis, and this lead to Sutton's and the Boris was proposed the chromosomal theory of inheritance, and there are silent feature are following. There is a silent feature is the most important here. The first is silent feature here. The somatic or body cells of an organism which are derived by their repeated division of zygote have a 2 identical sheet of chromosome. They are diploids. Out of this one set of chromosome is received from to mother means maternal chromosome, and one set from to the father pattern chromosome means father chromosome. To a chromosome one types is a carrying genes is a controlling the same set of character and controlling is a homologous pairs. A human have a 23 pairs of chromosome present, and second is the most important is a thing here. The chromosome of homologous pair of separate out during to the meiosis at the time of gamete formation. And the last character here is the behavior. The behavior of the chromosome during the meiosis indicated that males is a factor or genes are localized linearly on their chromosome. With the progress in the molecules of biological, it is known as their chromosome is made of molecules of DNA, and a specific set of segment of DNA are genes. There is a special sets of segment of the DNA is called the genes. There is a behavior is a controlled. तो यहाँ पर जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है हमारा वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। देखिए इसको जो है सटन और बेवरिस ने
इसको रिप्रेजेंट किया था 1902 में। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तब होगा जब आप जो हो इसको शेयर करोगे दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि दूसरे बच्चे को शेयर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कारण ये है कि मैं जानता हूँ कि जब भी बच्चों को जो है मेडिकल में एडमिशन कराते हैं कमजोर टाइप के बच्चे, तो उनको टीचर जो है डिमोटिवेट कर देते हैं, कहते हैं कि आप कैसे समझोगे। और टीचर भी क्या करते हैं कि पहले बार बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारे चीज़ें इंग्लिश में बताते हैं, कि जो 2-4 दिन लेक्चर होता है वो इंग्लिश में देते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है समझने में भी कि भाई जो मैडम है वो क्या कह रहे हैं, जीनोटाइप्स होती क्या है, फिनोटाइप्स क्या होती है। तो इन चीज़ों के लिए बच्चों के बहुत ही कन्फ्यूज़न आता है। देखिए जो बच्चे शुरू से ही फिनोटाइप सब के बारे में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में थे, उनको समझना आसान हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों का शौक है, जिन बच्चों का जो है अपना जीवन का डॉक्टर बनने का एम है, तो उनके लिए जो है हिंदी में समझना और इंग्लिश में समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए त्रिपान सेंटर जो है इसको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए जो लाया है विस्तृत इन्फॉर्मेशन लाया है। ये कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी हो, लेकिन बायोलॉजी का जिनका सब्जेक्ट है और जिनका टॉपिक ये है उनके लिए ये है अमृत तुल्य है, क्योंकि इसमें जो है बहुत बातों को जानिएगा। देखिए त्रिपान एसएससी सेंटर जो है इन बातों को एहसास किया और समझा कि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको समझना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, तभी जाके जो है उनके ही लैंग्वेज में, उनके ही शब्दों में त्रिपान एसएससी सेंटर जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। बेशकली आपके समक्ष स्क्रीन दिख रहा हो, लेकिन कहते हैं स्क्रीन से आप बहुत सी बातें नोट कर सकते हो। अगर मैं दिखूंगा तो मुझसे आप क्या नोट करोगे, ठीक है, लेकिन अगर स्क्रीन में शब्द दिखेंगे, वर्ड दिखेंगे, तो वो आपके लिए अमृत के समान होगा और उसको आप नोट करके आप समझ भी सकते हो। इसलिए मेरा आवाज़ ही आपको सुनाई देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं यहाँ पर एकलव्य वाली स्टोरी बन जाती है, जहाँ पर गुरु समक्ष नहीं भी होते हैं, फिर भी जो है स्टूडेंट उसको देख के अपना लक्ष्य को साधते हैं। तो आपने भी अपना लक्ष्य को साधना है, लेकिन साधने के साथ साथ आपने उन बच्चों को भी हेल्प करना है जिनको आप जैसे बच्चों की ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है आप इस वीडियो की। तो वो जो होगा आप माध्यम बनोगे, आप उन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। और ये आपको बहुत बड़ी काम नहीं करना है, इसको प्रचार नहीं करना है, ना ही आपने रिक्वेस्ट करना है। आपने सिर्फ अपना एक छोटा सा कर्म करना है कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है और कोई बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है और उसको भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उसके जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, चाहे उसको मोबाइल में शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो उनको प्राप्त हो जाए और वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके और मैडम के सामने या टीचर के सामने जो है इस बात को रिप्रेजेंट कर सके। कहते हैं भाषा वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं या दूसरे के विचारों से अवगत हो सकते हैं। इसमें हीरो बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सिर्फ आप अपने टॉपिक को मैडम को समझाना है। इंग्लिश में वही होती है, हिंदी में भी वही होता है। समझाने का मतलब सिर्फ एक होता है कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। तो ये आपने करना है, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना है, तभी जो है त्रिपान एसएससी सेंटर का जो है लक्ष्य पूरा होगा। और आपको पता है अगर आप इसको शेयर करके आगे बढ़ाइएगा चैनल को, तो मैं आपके लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का भी नोट्स के रूप में जो होगा और उसमें हम लिखित रूप में लेके आएंगे। तो ये सब तब होगा जब ये चैनल आगे बढ़ेगा और आप दूसरे बच्चों के हेल्प के लिए तैयार रहोगे। कहते हैं अगर बच्चे हेल्प करोगे, आगे बढ़ाओगे, तो 100% है जो है आपके लिए सब चीज़ों की व्यवस्था जो है त्रिपान एसएससी सेंटर पे ही मिल जाएगा। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अच्छे कामों में सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी आप कीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो था आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब जो हम आ जाते हैं वंशागति और गुणसूत्र सिद्धांत के बारे में। कहते हैं इसको जो है फर्स्ट समय जो प्रतिपादित किया गया था, बनाया था, उन्होंने सोचा था, वो थे सटन एवं बेवरी थे, जिन्होंने इसके बारे में सोचा और विचार किया। कहते हैं 1902 में इन्होंने इस बात को पाया कि जब दो युग्मों का यानी गैमेटों का सम्मिलित न होता है तो युग्मजन में दो जनकों में गुणसूत्र एक साथ आ जाते हैं और गैमेट बनते हैं। समय जब अर्धगुणसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होती है, मियोसिस के जो आपको पता ही है अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, उसको हम कहते हैं मियोसिस होते हैं। जो फिर ये जो है गुणसूत्र क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। और आप पहले इसके बारे में क्रोमोसोम तंतु और संरचनाओं के विषय में कहते हैं आगे जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि ये सारे जो होते हैं न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई पड़ते हैं, यानी जब कोशिका विभाजन होता है दोस्तों, उस समय ये सब चीज़ें जो है केंद्रक न्यूक्लियस में दिखाई देता है। कहते हैं गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या जो है n यानी आधी होती है, यानी यहाँ पर n का जो रिप्रेजेंट किया गया है वो आधी के लिए किया गया है, ठीक है। अर्थात ये अणगुणित होते हैं और युग्मजन द्विगुणित होते हैं, यानी इनके अगर आप देखो तो ये जो है अगुणित होते हैं और
युग्मन जो होते हैं द्विगुणित होते हैं, अर्थात इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक क्रोमेटो की तुलना में दुगनी यानी 2n होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला भी ये बन सकता है। अगर उपरोक्त दो लक्षणों में सिद्ध हुआ कि वंशागत की जो है दौरान मेंडेलियस कारकों या जीनों के व्यवहार एवं मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के व्यवहार में एक विलक्षित सामान्य पाया जाता है, यानी विलक्षण जो है पाया जाना एक सामान्य सी बात बन जाती है। इसके आधार पर सटन तथा वेबरी ने जो है वंशागति क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य बातें इस प्रकार थी। देखिए उन्होंने कौन कौन सी बातें जो थी इस ऑब्जर्वेशन में पता किया, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कौन कौन सी बातें जो है इंपॉर्टेंट थी जब ये एक्सपेरिमेंट हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ, पहला तो यही था कि जीव की दैहिक कोशिकाओं में जो युग्मज यानी जायगोट के बार बार विभाजन से उत्पन्न होती है उसे क्रोमोसोम के दो सर्वसामान्य यानी अभिन्न समुच्चय पाए जाते हैं, अर्थात ये द्विगुणित होते हैं और इनमें क्रोमोसोम का एक समुच्चय माता से यानी मातृ क्रोमोसोम से प्राप्त होती है, यानी एक क्रोमोसोम जो होता है माता से प्राप्त होता है और दूसरा समुच्चय पिता से यानी पैतृक क्रोमोसोम प्राप्त होता है। यानी एक ही प्रकार के दो क्रोमोसोम सामान्य जीन युक्त में ये इस जो है समजातीय जोड़ी यानी होमोजेनस पेयर बनाता है। इसमें मानव में आपको पता ही है कि 23 जोड़े जो होते हैं क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो ये 23 जोड़े क्रोमोसोम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है, ठीक है। अगर हम देखा जाए इसका दूसरा पॉइंट जो इसमें मर्टेंस ने इस एक्सपेरिमेंट में किया था वो था युग्मज यानी गैमेट जो होते हैं बनने के समय समजातीय जोड़े के गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण यानी मियोसिस के दौरान पृथक हो जाते हैं, यानी ये जो होते हैं जब मियोसिस होती है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। साथ में जो तीसरी बात उन्होंने नोट किया था वो ये किया था कि मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों के व्यवहार में पता चलता है कि मेंडेलियन के कारक अथवा जीन रेखीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। आणविक जीव जो है विज्ञान में प्रगति से यह ज्ञात हुआ है कि क्रोमोसोम डीएनए अणु का बना होता है और डीएनए के खंड जीन होते हैं, यानी ये सारे जो होते हैं क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं और डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि जो विस्तृत होते हैं जो कि 3 जो है 5 के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो काफ़ी विस्तृत होगा, ठीक है। डीएनए खंडों के जीन ही कहते हैं, यानी जो खंडित होती है उसी को जीन कहते हैं और इसी से जो है कंट्रोल होती है। The next topic is a linkage and crossing over. There is a most important topic here, a linkage. Links means jurna. There is a Manderson's and Putis is a perform a hybrid cross with the true breedings on a varieties of the sweet species. In the latter is the sweetwells at the instead of 9:3:1 is the ratio in the F2 generation. There got a ratio of 7:1 and the 1:7. It is a mean that is a characteristic controlled by their two genes. The solutions and for their experiment to the not be follow the principle of independent assessment in there is the postulate by the Mendeleev, and instead there is a 10 to the inherited together or linked together, and the gene present on the same chromosome and 10 to the inherited together and the said to be linked. There is the phenomenon is called the linkage. There is a linkage to is called to the linkage. All the genes present on the same pair of chromosome and with the tendency of to inherit together form a linkage group. There is a fact here that all the genes present on the same pair of chromosome and with a tendency of to inherited together from a linkage group. There is the most important here. In the above experiment, some recombinant types of individually were to also produce. How did there happen? How did it happen? They are produced by another phenomenon called to the crossing over. There is called to the crossing over. There is a fact on the crossing over here. A crossing over is the physical exchange. There is a chromosome over is a physical change of part of the non-sister chromatids of their chromosome of homologous pair. They show in this figure, and there is a crossing over occur to during to the paraphase 1 at the meiosis division 1 of the time of gamete formation. The point is where the crossing over is called to the sema. There purer the semata and the she in the linked gene to get separated from each other by the crossing over. I showed there next on topic. Because of the linkage and crossing over is a heterogeneous individually can produce 4 types of gamete and shown in the figure, and the linkage genes is there.
the parents and recombinant due to the crossing over. So in this figure there is a first division is the chromosomal and there is a pairing. There is a paraphase 1, later phase 2 is there a chromosome is divided by the separate segment of into the chromatids. There is a divided by the 2 genes on the here, and the next is goes with 2. There comes the later phase and there is segmenting separated into the chromatids, and there is goes with to the crossing over to the cinema. There is a 2 as a chromosome dividing and goes with to the anaphase. Anaphase is a chromosome separate, and the show in this figure the separating of the anaphase in the chromosome and goes with the second division. The second division shown in this figure, there is clarity for the division of the next parental and recombination and parent. There is the most important segmented diagrams showing to the recombination by the crossing over. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, वो आ गया है सहगलनता तथा क्रॉसिंग ओवर। जैसे क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वेटसन और प्लियोटेस ने स्वीट पी यानी लेटेस्ट ऑर्डर्स की स्थात प्रजनन वाली नस्लों की लेकर उसके 20 जो है द्विसंकरण क्रॉस करवाया गया था। ऐसा करने पर उन्हें जो है F2 जनरेशन में 9:3:1 के रेशो में जो है अनुपात प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके बदले में जो है 7:1 और 1:7 का अनुपात प्राप्त हुआ। इसे पता हुआ कि लक्षणों को जो है नए संयोजन यानी पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेंट की अपेक्षा जनकी स्वरूपों की संख्या अधिक थी। तो इसका अर्थ यही हुआ कि प्रयोग के लिए छटे गए जीन स्वतंत्र जो है अवव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं। इसे बदलने में उसमें साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है और यह कह सकते हैं कि ये संलग्न होते हैं। तो ये जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया था जब 9:3:1 के रेशो बनाया गया था, लेकिन जब उसको दोबारा करवाया गया तो ये बिल्कुल ही विपरीत आया, यानी 7:1 और 1:7 के रूप में रिप्रेजेंट हुआ, जो कि उनको काफ़ी हैरानी भी किया। और इसी वजह से उन्होंने जो इसका नाम दिया था जीन स्वतंत्र अभिव्यूहन का दिया था, यानी इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशनमेंट के सिद्धांत के रूप में अनुसरण नहीं किया गया और इसके बदले में उन्होंने साथ साथ वंशावली लेने की प्रवृत्ति को भी आगे बढ़ाया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं इस प्रकार एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है और उन्हें संलग्न यानी लिंकेड भी कहा जाता है। इस परिघटना को जो है संलग्नता यानी लिंकेज कह के उन्होंने पुकारा। कहते हैं अगर देखा जाए, अगर कुछ फैक्ट की बात देखा जाए तो इसमें एक ही गुणसूत्रों पर मौजूद जीनों के जिन समूहों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है उन्हें संलग्न समूह कहते हैं, यानी लिंकेज ग्रुप कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो एक ही गुणसूत्रों पर मौजूद जीनों के जिस समूह यानी जहाँ पर एक ही अगर मान लीजिए एक ही गुणसूत्र पे जितने जीनों की जो होता है समूह होता है और जो वंशागत होने की प्रवृत्ति रखती है उसे ही हम संलग्न यानी लिंकेज ग्रुप कहते हैं। तो ये बहुत काफ़ी आसान था आपके लिए। ऊपर दिए गए प्रयोगों से कुछ जो है पुनर्योजन प्रारूप में मिले हैं, ऐसा कैसे हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। यह एक अन्य परिघटना के कारण हुआ जिसे हम क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उसके वजह से जो है हमें 7:1:1 और 7 के जो है रेशो में प्राप्त हुआ, जबकि इसको आना चाहिए था 9:3:1 के रेशो में। तो यही बात यहाँ पर जो है विशिष्ट रखता है और यही बात जो है साइंटिस्टों को काफ़ी हैरानी किया था। कहते हैं यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर उस भौतिक आदान प्रदान को कहते हैं जो समझाते जोड़े गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के असहजता जो है अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड्स के भागों के बीच होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये परिघटना बेशकली हुई, लेकिन हम जो है यहाँ लिंकेज ग्रुप के बारे में और क्रॉसिंग ओवर के बारे में यानी नए शब्दों के बारे में जाना और नए सब एक्सपेरिमेंट को भी देखने को हमें मिला। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर उन भौतिक आदान प्रदान को कहते हैं जो समझात जोड़े गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम के सहजाता गुणसूत्र क्रोमेटिड के भाग के बीच में होता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे उन्होंने आगे जो है एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया था। कहते हैं क्रॉसिंग ओवर गैमेट निर्माण के समय म्यूसिस एक के जो फेस एक में घटित होती है, जिसे बिंदु पर जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, उसे हम एक्जाम्स कहते हैं, एजाम्स कहते हैं। और इसे यानी लिंकेड जीन एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर द्वारा अलग हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो, जो विस्तृत ही बताने की कोशिश किया गया है। अगर हम प्रथम विभाजन में देखें तो आपको दिखेगा पहले फेस में जो है कैसे यहाँ पर डिवीज़न हो गया है, और डिवीज़न होने के पश्चात जब उत्तर पूर्वावस्था में जाता है तो इसमें जो होता है, देखिए एक पहले था, इसमें जो है दो का जो जोड़ा बन गया यानी 4 में कन्वर्ट हो गया है। एक में 4 एक गुणसूत्र में 4 हो गए, एक गुणसूत्र में 4 हो गए हैं। तो अर्धगुणसूत्री जो क्रोमेटिड पर खुला एवं अलग हो गया है, और ये अलग हो जाने के बाद जो है एक्लाइसिस एम विनियम कर लिया है, दोनों में जो है अलग अलग डिवाइड होने स्टार्ट हो गए। लेकिन अगर आप अगला स्टेज देखोगे तो वो बिल्कुल ही विपरीत दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो है पश्चिम एनाफेज में आ गया है और ये स्वतंत्र रूप में ये दो
जो है बन चुके हैं, गुणसूत्र बन चुके हैं, क्रोमोसोम अलग हो गए हैं, तो ये अलग होकर अलग बना दिया है। लेकिन जब इसका दोबारा से अगर हम दूसरा फेस देखें, दूसरा पार्ट देखें, तो ये डिवाइड करके 4 में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप देख सकते हो इसमें पैतृक, पुनर्योजन और पैतृक रूप में आपको दिखेगा। तो इस प्रकार जो है क्रोमोसोम का जो है यहाँ डिवीज़न होता है, जो कि फर्स्ट मेसोसिस डिवीज़न के रूप में लिया गया है। इसमें 2 स्टेज आपको दिखाया गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था और समझ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी था।